हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण आपको कुंडली का विश्लेषण करके भेज दिया गया है, उसको समझाने के लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है। यह वृषभ लग्न की कुंडली है और हम सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य जो है इस कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी है, माता भूमि भवन वाहन के स्वामी है, स्वराशि में विराजमान है। तो इसका फलादेश होगा कि माता भूमि भवन वाहन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। दसम भाव में दृष्टि के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, उच्च पद प्राप्त होता है। परंतु शुक्र जो सूर्य है यहाँ पे कमजोर है, देखिए 0 अंश के हैं और इसके साथ शनि भी विराजमान है। अब यहाँ सूर्य जो है 0 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर हैं, और जो शनि है वह 27 अंश के। इन दोनों में अंशात्मक दूरी बहुत ज्यादा है, तो इसके हिसाब से यह माना जाएगा कि सूर्य कमजोर है लेकिन पीड़ित नहीं है। लेकिन ये जो सिद्धांत है ग्रहों के अंश वाला के अंशात्मक दूरी वाला जो सिद्धांत है, यह यवन ज्योतिष का सिद्धांत है, लेकिन वैदिक ज्योतिष इसको नहीं मानता है। वैदिक ज्योतिष कहता है चाहे अंश में कितनी भी दूरी हो, अगर साथ में बैठे हैं तो वो पीड़ित होंगे। तो यहाँ कंफ्यूजन है, इसलिए हमें पीड़ित मानकर ही उसका उपाय करना चाहिए ताकि जीवन में आगे परेशानी ना हो। तो यहाँ हमें सूर्य को प्रबल करना आवश्यक है और शनि से संबंधित उपाय आपको बताए गए हैं वह भी करना जरूरी है। चंद्रमा जो है इस कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी है, पराक्रम के भाई बहन के स्वामी है। द्वितीय भाव में चंद्रमा विराजमान है। द्वितीय भाव में विराजमान होने के कारण परिश्रम के माध्यम से धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है और वाणी भी अच्छी होती है। और यहाँ से चंद्रमा दृष्टि डाल रहे हैं अष्टम भाव में, जिसके कारण आयु में वृद्धि होती है। तो परंतु चंद्रमा जो है चलित कुंडली में लग्न में विराजमान हो जा रहे हैं, अपने उच्च राशि में विराजमान हो जा रहे हैं। तो लग्न कुंडली में चंद्रमा तो पीड़ित नहीं है किसी भी ग्रह से, लेकिन चलित कुंडली में चंद्रमा लग्न में आ जा रहे हैं और उस पर राहु की दृष्टि हो जा रही है, यानी कि चलित कुंडली में चंद्रमा लग्न में जाकर पीड़ित हो जा रहे हैं। तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति, भाई बहन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। इसलिए चंद्रमा का मंत्र जाप करना चाहिए, सफेद चंदन का तिलक लगाना चाहिए और राहु से दान उपाय, राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना चाहिए। हमें लग्न कुंडली और चलित कुंडली दोनों में ही देखना चाहिए। यदि कहीं भी परेशानी का योग है तो हमें उसका उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि उपाय करने में कोई बहुत ज्यादा धन का खर्च नहीं होता है, ताकि जीवन में परेशानी ना हो। मंगल इस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी है, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के स्वामी है, व्यवसाय के स्वामी है, द्वादश भाव के स्वामी है, खर्च के स्वामी है और यह द्वितीय भाव में विराजमान है, यानी धन और कुटुंब के स्थान में मंगल विराजमान है। तो मंगल भी 0 अंश के हैं, देखिए बिल्कुल कमजोर है। तो पहले मंगल का फलादेश हम बताते हैं कि अगर द्वितीय भाव में मंगल है तो बाहरी स्थानों के संपर्क से धन का संग्रह होता है, परंतु खर्च भी अधिक रहता है। पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, पत्नी के माध्यम से भी धन प्राप्त होता है। अष्टम और यहाँ से पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या बुद्धि का सुख प्राप्त होता है, तेरी संतान से संबंधित कुछ परेशानी होती है। अष्टम भाव में दृष्टि के कारण आयु में वृद्धि होती है और दसम भाव में दृष्टि के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से भाग्य की उन्नति होती है। तो ये हो गया मंगल का लग्न कुंडली का फलादेश। लेकिन मंगल तो कमजोर है, तो इससे संबंधित जो भी लाभ बताया गया यह बहुत ही कम मात्रा में मिलेगा और वैवाहिक जीवन के सुख में भी कमी होगी। परंतु चलित कुंडली में जिस प्रकार चंद्रमा लग्न में आए थे उसी प्रकार मंगल भी यहाँ आ गए। तो अब जब मंगल चलित कुंडली में यहाँ आएंगे तो राहु से पीड़ित हो जाएंगे, क्योंकि राहु की तो चलित कुंडली में आगे पीछे हो नहीं रहे। तो यहाँ फिर पीड़ित होने के कारण वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यानी लग्न कुंडली हो चाहे चलित कुंडली हो, दोनों के अनुसार वैवाहिक जीवन के सुख में कमी एवं परेशानी होती है। लग्न कुंडली में कमजोर है, चलित कुंडली में कमजोर और पीड़ित दोनों हैं, इसलिए मंगल का मंत्र जाप करना चाहिए। तांबे का छलना धारण करें और भी उपाय बताए गए हैं वह उपाय करें और राहु से दान एवं उपाय करें। बुध इस कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी है, धन एवं कुटुंब के स्वामी है, वाणी के स्वामी है और पंचम भाव के स्वामी है, विद्या बुद्धि संतान के स्वामी है और बुध को विशेष कारक माना जाता है। परंतु बुध यहाँ चतुर्थ भाव में विराजमान है। बुध चतुर्थ भाव में विराजमान है, यानी स्वयं से द्वादश भाव में,
इससे तो अगले भाव में हो गए। धन और कुटुंब का देखा जाए तो इससे द्वितीय भाव में विराजमान है, और पंचम भाव के भी स्वामी है, इसको देखा जाए तो स्वयं से द्वादश भाव में विराजमान है और 26 अंश का है, बिल्कुल कमजोर है। यहाँ पे सूर्य और बुध एक साथ है तो बुध आदित्य योग का निर्माण भी हो रहा है, लेकिन फिर यहाँ डिग्री में देख लीजिए सूर्य 0 अंश के हैं, बुध 26 अंश के, अंशात्मक दूरी भी है और कमजोर भी है। तो इसलिए बुध आदित्य योग का जो है कोई विशेष फल यहाँ मिलने वाला है नहीं। और बुद्ध के यहाँ विराजमान होने के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है, माता भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होता है, धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है। और 10वें भाव में दृष्टि के कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, रोजगार भी बहुत अच्छा चलता है। परंतु बुध कमजोर है, इसलिए बुध को प्रबल करना अत्यंत ही आवश्यक है। सबसे ज्यादा बुध को प्रबल करना अत्यंत ही आवश्यक है, तभी जाकर जीवन में श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होगा। गुरु जो है इस कुंडली में एकादश भाव के स्वामी है और अष्टम भाव के स्वामी है, यानी आमदनी भाव के स्वामी है, बड़े भाई बहन के स्वामी है और आयु के भी स्वामी है। और यह 9वें भाव में अपने नीच राशि में विराजमान है। परंतु गुरु जो है 28 अंश के हैं, और गुरु जो है वह 5 अंश से ऊपर यदि होते हैं तो नीच नहीं माने जाते, परम नीच नहीं माने जाते। तो पहली बात कि गुरु 28 अंश के हैं, दूसरी बात कि गुरु वक्री भी हैं, तो इसलिए गुरु नीच तो है ही नहीं। यहाँ पर नीच वाला जो सिद्धांत है वो यहाँ पे नहीं लागू होगा, क्योंकि गुरु नीच राशि में नहीं माने जाएंगे। दूसरी बात, परंतु गुरु जो है राहु के साथ विराजमान है, मतलब गुरु राहु के साथ विराजमान है। राहु 6 अंश के है, गुरु 28 अंश के, अंशात्मक दूरी ज्यादा है, लेकिन उसका प्रभाव तो रहेगा ही। तो जिसके कारण भाग्य की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में भी परेशानी होती है, आमदनी प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गुरु यहाँ से लग्न में देखेंगे तो सम्मान एवं प्रतिष्ठा तो प्राप्त होती है, परंतु स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानी भी होती है। तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, और पंचम भाव में दृष्टि के कारण ही विद्या बुद्धि संतान का सुख भी प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ गुरु जो है वह पीड़ित है राहु से, तो इसलिए गुरु का मंत्र जाप और पीपल के पेड़ की सेवा करें, और कुछ उपाय बताए गए हैं आपकी कुंडली में, वो उपाय करें, लेकिन राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद शुक्र के विषय में चर्चा करते हैं। तो शुक्र इस कुंडली में लग्नेश है और षष्ठ भाव के स्वामी है, मतलब रोग और शत्रु के स्वामी है, कमर के स्वामी है, नौकरी के स्वामी है, मामा के भी स्वामी है, बहुत सारे चीजों को देखा जाता है। और लग्न तो है ही सबसे मुख्य कुंडली में। तो शुक्र जो है द्वितीय भाव में विराजमान है, तो द्वितीय भाव में विराजमान होने के कारण धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है, शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। यहाँ से शुक्र अष्टम भाव में देख रहे हैं, जिसके कारण आयु में वृद्धि भी होती है, परंतु शुक्र भी 24 अंश के हैं, मतलब कमजोर है, बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, इसलिए शुक्र को प्रबल करना अत्यंत ही आवश्यक है। और शुक्र मंगल इत्यादि साथ में हैं, तो इसके विषय में बहुत सारे चीज़ों की भ्रांतियां हैं, उस विषय के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। हमारा मेन उद्देश्य है कि जीवन के संबंधित समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए, किसी का कैसा चरित्र है, कैसा योग है, इन सब के विषय में चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ बस ये जान लीजिए कि शुक्र जो है लग्नेश है, द्वितीय भाव में बैठे हैं, यहाँ अच्छा फल देते हैं, परंतु 24 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर है, शुक्र को प्रबल करना आवश्यक। शनि जो है इस कुंडली में राजयोग कारक ग्रह होते हैं, 10वें भाव के स्वामी है, एकादश भाव के स्वामी है, और चतुर्थ भाव में सूर्य के साथ विराजमान है और सिंह राशि में भी विराजमान है। तो यहाँ शनि विराजमान होने के कारण माता भूमि भवन वाहन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती, परंतु कुछ कठिनाइयों के साथ भाग्य की उन्नति भी होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है। और षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, विजय प्राप्त होती है, और मामा के पक्ष से भी सहयोग प्राप्त होता है। और 10वें भाव में दृष्टि के कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। और लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। एक ही ग्रह के अलग अलग प्रकार के फलादेश होते हैं। चतुर्थ भाव में सूर्य विराजमान होकर सूर्य के साथ माता भूमि भवन के सुख में परेशानी करेंगे, बाकी सभी जगह लाभ ही करेंगे। और शनि 27 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर हैं, तो अब हम इसको बहुत ज्यादा प्रबल नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा प्रबल यानी रत्न धारण करके प्रबल करेंगे तो फिर सूर्य पीड़ित हो जाएंगे, तो फिर परेशानी होगी। तो इसलिए इसका मंत्र जाप करें, लोहे का छल्ला मध्यमा में धारण करें, 7 मुखी रुद्राक्ष भी धारण करें, जिससे कि श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके।
राहु जो है इस कुंडली में गुरु के साथ नवम भाव में विराजमान है, जिसके कारण भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। धर्म का पालन भी ठीक से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि गुरु के साथ चंडाल योग बन गया। आमदनी प्राप्त करने में परेशानी होती है। लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी होती है, और परंतु ऐसे व्यक्ति बहुत हिम्मती और परिश्रमी भी होते हैं। किसी कार्य के पीछे पड़ जाए तो उसको करके ही दम लेते हैं। परंतु जैसा कि मैंने बताया था, चलित कुंडली में चंद्रमा भी यहाँ आ गया, मंगल भी आ गए। तो चलित कुंडली के अनुसार से राहु से तो यहाँ पर मंगल और चंद्रमा दोनों पीड़ित हो गए, तो जिसके कारण स्वास्थ्य से संबंधित ज्यादा परेशानी होती है। स्वभाव भी उग्र हो जाता है। पत्नी, वैवाहिक जीवन, भाई बहन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। यहाँ से राहु दृष्टि डालेंगे तृतीय भाव में, तो पराक्रम में तो वृद्धि होती है, लेकिन भाई बहन के सुख में परेशानी होती है। और पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त हो। एक ही ग्रह लाभ हानि दोनों देते हैं, तो राहु से संबंधित आपको दान उपाय करना है। इसका रत्न इत्यादि तो बिल्कुल भी धारण नहीं करना। केतु तृतीय भाव में विराजमान है, जिसके कारण ऐसे व्यक्ति परिश्रमी, हिम्मती होते हैं, परंतु भाई बहन के सुख में परेशानी भी होती है, और हाथ में या सीने में किसी प्रकार की परेशानी होने की संभावना। सप्तम भाव में दृष्टि के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। पत्नी से मतभेद होता है। यूरिन से संबंधित भी बीमारी होने की संभावना रहती है। और नवम भाव में दृष्टि के कारण भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परंतु एकादश भाव में दृष्टि के कारण आमदनी बहुत अच्छी। तो एक ही ग्रह का लाभ हानि दोनों ही फलादेश होता है, तो समझना जरूरी है। और आपकी कुंडली में प्रत्येक फलादेश अलग अलग लिख कर बताए गए हैं। हो सकता है कि मेरे रिकॉर्डिंग करने में कुछ गलती भी हुई हो, तो आप कुंडली को देख ले और फोन करके चर्चा करें। हरिओम तत्सत।